हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और हम बता दें ये जो कोर्स चल रहा है वो यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री कम मेंस को लेकर चल रहा है और बहुत डिटेल से चीज़ें कराई जा रही है। ठीक है, और हर चीज़ आपको एकदम मैनर्ड वेल मैनर्ड चीज में एकदम मिलेगी। मतलब कि हम हर चीज़ को एकदम सीक्वेंस में कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं कर रहे हैं कि मतलब जो आज ये टॉपिक लेके आ रहा है फिर कल दूसरा, नहीं, जहां से खत्म वहीं से अगला स्टार्ट, है ना। तो हम लोग ये क्रम में चल रहे हैं और आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का ड्रेनेज सिस्टम, यानी भारत का अपवाह तंत्र, ये जिसको कह सकते हैं कि भारत का नदी तंत्र। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, द ड्रेनेज सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी भारत का अपवाह तंत्र आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ, जो भी नए हैं मैं बता दूं, साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलेंगे। जो भी मैं डायग्राम बनाऊंगा आप उसको बनाते चलिएगा। ठीक है, तो आपका एक कंप्रीहेंसिव नोट्स बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है, ठीक है, अगर कोई भी जो रिकॉर्डेड देखता है, अगर उसको मैं बता दूं, तो जो क्या है, जैसे किसी को अगर कोई डाउट्स होता है तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक नंबर दे रहा हूं 8840486309। मैंने इस पर एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, मुझे इस नंबर पर सिर्फ हाय लिखकर भेज देंगे। ठीक है, हाय, और इसमें कुछ अपना नाम या बोल दीजिएगा सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। इस तरीके कुछ भी लिख के भेज देना, तो मैं, है ना, आप मुझे क्या है, सिर्फ यूट्यूब लिख देना कि मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो आप लोग उस ग्रुप में जब रहेंगे तो मैं वहां पर क्या कराता हूं मैं आपको बता दूं। जैसे कि क्या होगा, अब जैसे मेरा अभी कल भारत का भौतिक विभाजन वाला टॉपिक शुरू खत्म हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा, उस पर कुछ टेस्ट की तरह कुछ फाइल बना के डालूंगा, वो आपको करना होगा टेस्ट। ठीक है, वो आपको करना होगा, उस, है ना, एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, मतलब। ठीक है, उसमें एमसीक्यू में खुद से अपने खुद सेल्फ जो है क्वेश्चन बनाऊंगा और उसको उस पर अपलोड करूंगा, और उसके वो है आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको करने होंगे क्वेश्चन। ठीक है, और उसको वहीं पे भेजना होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ रहेगा, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो आप इस नंबर पर आप मुझे हाई लिखकर भेजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको उस पर ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों, आपको मतलब कोई क्वेरी है या आपको टेस्ट से रिलेटेड अगर मैं करूंगा तो वहां पे आपको डालता रहूंगा। ठीक है, और चीजें वहां पे मिलती रहेंगी आपको, कोई भी लिंक है या कुछ भी आपको वहां मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाकी यहाँ पे मैं टेस्ट कराऊंगा, मैं यहाँ पे भी एमसीक्यू कराऊंगा, जब थोड़ा बहुत पढ़ लें पहले हम लोग इसमें, तब कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों, देखो भारत क्या है, अगर देखो भारत जो है नदियों से लेकर, नदियां जो होती है भारत में धनी है, मतलब भारत जो है नदियों के मामले में एक धनी देश है। मतलब बहुत नदियां हैं हमारे पास, हजारों की संख्या में नदियां हैं। बस हम क्या कर, हमारे मतलब भारत के अंदर बस एक सिस्टम यह है कि हमारी जो सरकार है उन नदियों की पानी का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हम लोग। इसी वजह से देखेंगे कि कहीं पर क्या हो रहा है, पानी की अधिकता हो जा रही है, और कहीं पर क्या हो रहा है दोस्तों, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। तो उसका क्या है, यानी हम लोग संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके से जल संसाधन का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये रीजन है। वरना हमारा देश जो है धनी के मामले, मतलब नदियों के मामले में बहुत धनी है। ठीक है, ये चीज आप समझिए। दूसरी, जो नदियां होती है ना, जैसे नदियां होती हैं, क्या होती, नदियां जो हैं किसी भी देश का दोस्तों क्या होता है, एक नलिका तंत्र होता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो धमनियां होती हैं, है ना, जो धमनियां होती हैं, वो धमनियों में के अंदर क्या होता है दोस्तों, खून, मतलब जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है। तो इसी तरह के जो होते हैं, जो नदियां होती हैं किसी भी देश की धमनियां होती हैं। ठीक है, जिस पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी जो चीजें हैं वो डेवलप होती हैं, मतलब जो है उनका आधार होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझेंगे। तो नदियों का टॉपिक दोस्तों, हमेशा से नदियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें
प्राचीन काल में भी अगर हम बात करें तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हुई हैं वो नदियां जो है किसी ना किसी नदी के किनारे हुई हैं। जैसे अगर हम देखें तो सिंधु नदी, तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे और उसकी 5 सहायक नदियां उसके आसपास डेवलप हुई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नील जो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें ये अफ्रीका में जो मेसोपोटामिया में जो हुई है, ठीक है, वो दजला फरात के पास, ठीक है। ये सारी जो भी वो क्या कहते हैं सभ्यताएं हैं वो अगर हम देखें तो किसी न किसी नदी के किनारे हुई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है नदियों का, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक। इसको मैं समझा रहा था थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पे। तो अगर हम बात करें तो नदियां दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम थोड़ा लिखेंगे फिर आपको समझाते हुए चलेंगे आगे आगे। तो लिखेंगे किसी भी देश का, थोड़ा सा हम बता दें, किसी भी देश का अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र वहां के उच्चावच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को पहले अभी हम लिखा रहे हैं, फिर हम समझाएंगे। निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है, इस चीज को समझेंगे पहले आप, ठीक है। इसको लिखें पहले, मैं थोड़ा सा देख लूँ सब कुछ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निर्भर करता है। तो अब चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं। तो देखो एक चीज समझो, उच्चावच मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई, और जो ढाल का मतलब भूमि की ढाल मतलब ढाल। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे भारत में जो नदियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे भारत में जो नदियां हैं, जैसे कि हमारे उत्तर में ये हिमालय है, ठीक है, उत्तर में हिमालय है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, उत्तर भारत का मैदान है, फिर भारत के मैदान के दक्षिण में दोस्तों क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। इस तरीके से आपको संरचना मिलेगी भारत को। ये उत्तर भारत में जो क्या है हिमालय है, ये उत्तर भारत का मैदान है, और ये प्रायद्वीपीय पठार उसके साउथ में। मैंने पहले फिजिकल डिवीजन सारा बताया। अब नदियां क्या होती है दोस्तों, नदियां ऐसे यहां से निकलती हैं, ये क्या करती हैं, हिमालय को काटती हुई निकलती है इस तरीके से, और ये ढाल है। अब ये ढाल है तो इस तरीके से इसके सहारे ऐसे, तो ये ढाल की वजह से ही दोस्तों, एक तो ऊंचाई की वजह से, ऊंचाई से निकलती हैं, और ढाल के सहारे दोस्तों क्या होती है, ये तल से सागर की ओर जाती है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि किसी भी देश का अपवाह तंत्र वहां के उच्चावच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। तो यानी अगर ढाल, भूमि का ढाल और उच्चावच जैसी संरचना अगर कहीं पर है तो वहां नदियां दिखाई पड़ेगी, और नदियों का पैटर्न हमेशा रहता है। आप ये चीज जाने कि हमेशा वो दोस्तों ढाल की ओर भागती है ना। ये तो हम लोग पानी को जानते हैं, उसकी नेचर होती है, ठीक है। तो ये अब मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मैं लिखा रहा हूं, एक पॉइंट कौन सा लिखा रहा हूं, तो लिखो, लिखना क्या है, अगला पॉइंट लिखना है, भारत एक विशाल देश है, जो मैंने अभी समझाया। भारत एक विशाल देश है, एक विशाल देश है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है जिसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है, इनके बीच में कॉमा करके, इनके बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसके इनके बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, समझेंगे इसको। देखो क्या है, जैसे कि ये उत्तर में हिमालय है, हिमालय के नीचे ऐसे करके पर इसी के उसके बाद में इसके दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत का मैदान, और फिर यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार। तो ये दोनों संरचनाएं कैसी हैं, उच्चावच हैं।
ये दोनों संरचनाएं ऊंची हैं, ठीक है, ये संरचनाएं जो है ऊंची है, ऊंचाई है इनकी, और ये ऊंचाई में कम है। तो हमेशा क्या होगा, नदियां देखो ऊंचा से ढाल की ओर, ऊंचे से ढाल की ओर, ऊंचे से ढाल की ओर, या तो ये इधर की ओर नदियां बहती इसमें या इधर की ओर बहती हैं। तो जैसे कि मैंने जब आपको उत्तर भारत का मैदान पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, जो भी पुराने बच्चे देख रहे हैं उनको मैंने बताया था कि जो उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में दोस्तों उत्तर भारत की नदियां यानी हिमालय की नदियां तो दोस्तों भूमिका निभाती हैं। और मैंने लिखाया था कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां भी कुछ भूमिका निभाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहां से निकलने वाली नदियां क्या होती है, अपने साथ अवसाद, जैसे कि मैंने सिंध, चंबल, बेतवा, केन, सोन, पुनपुन, ये सारी नदियां का ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और उत्तर भारत के मैदान की ओर जाती हैं। फिर इधर हमने हिमालय तो आप जानते ही, जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं और उत्तर भारत के मैदान की ओर आती हैं। तो ये आप पॉइंट इसको समझ गए होंगे कि भारत एक विशाल देश है जिसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, इनके बीच में उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने किस लिए लिखाया, क्योंकि ये जो समझ पाए, इस चीज को आप समझ पाए, ये जो मैंने लिखा है ना, इस चीज को समझने के लिए इसको लिखाया, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में अगर अच्छा सा या यूपीपीसीएस में अच्छा मेंस लिखना है तो थोड़ा सा आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा। एकदम इजी वे में चीजें लोगे तो दोस्तों आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत अभी मजा आएगा पढ़ाने में, मगर क्या है दोस्तों, सारी चीजें लिखना रहता है, तो आपको लिखना भी तो साथ में रहेगा और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस पेशेंस बना रखें, ठीक है। तो ये है, तो अब हम लिख सकते हैं अतः उत्पत्ति के आधार पर अतः उत्पत्ति के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। देखो मैं बता दूं, मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना, ये एक दूसरे से लिंक हैं। क्यों? अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे तो पहला मैंने क्या बताया, किसी भी देश का अपवाह तंत्र वहां के उच्चावच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। फिर मैंने दूसरा उसी से लिंक करके लिखा है, भारत एक विशाल देश है जिसके उत्तर में हिमालय यानी हिमालय ऊंचा, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार ये भी ऊंचाई में, इनके बीच में उत्तर भारत का मैदान है, यानी ये बीच में क्या है, उत्तर भारत का मैदान जो ऊंचाई में कम है, जिसकी ढाल कम है, और क्या होता है, ऊंचे से नीचे की ओर नदियां जाती। तो इसी वजह से ये एक अपवाह तंत्र, एक पैटर्न देखने को मिलता है कि हमेशा नदियां क्या होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने लिखा है अतः उत्पत्ति के आधार पर, यानी अगर या तो नदियां हिमालय से निकल रही हैं या तो प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही हैं, अतः उत्पत्ति के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, या तो नदियां हिमालय से निकल रही हैं या तो प्रायद्वीपीय पठार से, और बीच में उत्तर भारत का मैदान है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। कौन कौन से दो भाग हैं, दो वर्गों में बांटा जा सकता है? तो पहला कौन सा है दोस्तों, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, द हिमालयन रिवर्स, ठीक है। सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियां, द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। द पेनिनसुलर रिवर, हिमालय की नदियां, द हिमालयन रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां, द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो जो नदियां हैं उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कैसे मैंने बताया, तो मैंने ऊपर से पॉइंट, अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब एक डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को आप बढ़िया पाई चार्ट बनाएंगे, आराम से उसको समझेंगे, सारा कुछ एक ही में, डिवीजन एक ही में आ जाएगा, ठीक है, सारा डिवीजन एक ही में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको भी मिटाल के अब मैं करूंगा, आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आएंगी। आप देखो
चीज़ें बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा ना दोस्तों, आप चीज़ों को अच्छे से नहीं एनालाइज कर पाएंगे, ना तो समझ पाएंगे। तो बेस बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बेस बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसको समझेंगे। तो भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, ठीक है, क्या है, और जिन उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, ये बीच में आप भी लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे हमारे साथ में, चार्ट बनेगा भारत की नदियां, और कैसे दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। पहले कैसे दोस्तों, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, ठीक है। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां, समझे। अब मैं देखो, हिमालय की नदियां जो हैं उनको दोस्तों, हिमालय से दोस्तों क्या है, 3 नदी तंत्र निकलते हैं बड़े बड़े। कौन कौन से, तो पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम देखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पहले हमारा जो पड़ता है वो सिंधु नदी तंत्र होता है। कौन सा तंत्र होता है, सिंधु नदी तंत्र। हिमालय से निकलता है, निकलने वाली नदी का तंत्र है दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। दूसरा जो होता है गंगा नदी तंत्र, जो हिमालय से ही निकलता है। गंगा नदी तंत्र का मतलब दोस्तों क्या है, जैसे सिंधु नदी तंत्र लिख रहा हूं तो मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जैसे मैं गंगा नदी लिख रहा हूं तो गंगा नदी तंत्र लिख रहा हूं तो मतलब है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो उन सबको एक तंत्र बोलते हैं, एक प्रणाली, एक सिस्टम, ठीक है। और चौथा, तीसरा दोस्तों, इसको मैं थोड़ा यहीं करके लिखता हूं क्योंकि फिर उधर थोड़ा सा ये, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक एक चीज सीक्वेंस में सारी चीजें मिलेंगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाएं, सीक्वेंस में सारी चीजें मैं करा रहा, नदी तंत्र, ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी बन जाएगा और आप आराम से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र, हिमालय की नदियों में दोस्तों 3 नदी तंत्र को हम लोग पढ़ना होता है, एक तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरा है, और दूसरे में क्या है दोस्तों, यहाँ इसमें देखो, इसमें हम नदियां दोस्तों हैं 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स या वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी एक तो हम पढ़ते हैं कि पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां। अभी मैं समझाऊंगा इसको, बस थोड़ा सा आप बस इसको लिखते चल, बहने वाली नदियां, मेरे साथ साथ बस खाली डायग्राम बना ले, ठीक है, चार्ट बना ले, फिर मैं इसको एक मैप बनाऊंगा, अभी भारत का मैप बनाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। फिर ये हो गया दोस्तों, फिर दूसरी है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, एक तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां और दूसरा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। तो हिमालय की नदियों को 3 नदी तंत्र पढ़ा जाता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग 2 पार्ट बांटते हैं, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली। अब ये हम बात करते हैं कि कौन सी नदियां हैं जो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है। एक चार्ट बनाएंगे मेरे साथ, ऐसे करेंगे और फिर उसमें लिखेंगे, पहला है महानदी, गोदावरी, ठीक है। फिर तीसरा है कृष्णा, चौथा है कावेरी, ठीक है, चौथा है कावेरी, फिर वेगई, और भी कई नदियां हैं, मैंने बड़ी बड़ी नदियां कुछ आपको लिख दी, जैसे ब्रह्मणी है, ठीक है, और भी आपको कई सारी नदियां आपको मिल जाएंगी, बट मैंने आपको ये जो दोस्तों 4-5 नदियां जो मुख्य बता दी, जो बड़ी नदी तंत्र, जैसे महानदी हम लोग एक बड़ा तंत्र उसको पढ़ेंगे, गोदावरी एक बड़ा तंत्र उसको पढ़ेंगे, कृष्णा एक बड़ा तंत्र उसको अभी पढ़ेंगे, कावेरी की बहुत बड़ी नदी है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां की बात करें अगर हम तो देखेंगे
इसमें क्या है, नर्मदा, नर्मदा, तापी, ठीक है, माही, साबरमती, साबरमती, ठीक है। इस तरीके से कुछ नदियां जो हैं वो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में पड़ते हैं। तो अब आप लोग समझ गए कि हमको क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में किस तरीके से पढ़ना है। एक चीज आपको समझ में आ गया, यानी हम लोग एक चार्ट बना लिया है, तो अब हम लोग को समझ में आ गया। पहले हम लोग ने जाना कि कैसे अपवाह तंत्र का निर्माण होता है, किस तरीके से क्या है हमारे भारत में। दूसरा फिर हमने बताया कि भारत की नदियों को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। दोनों कौन कौन से आधार है, तो पहला हिमालय की नदियां हैं, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां हैं। हिमालय की नदियां दोस्तों क्या होता है, उनको तीन नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। जिसमें पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, और पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां दोस्तों नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं भारत का, वो आपको बनाते चलना है साथ। बस एक अभी मैप बनवा रहा हूं, इसके बाद अगला जो है, अरे यार ये कौन है, ये बाबा जी तो और हैं आंख एकदम। तो ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। इस चार्ट को बना लिया होगा, तो अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों। एक डायग्राम बनाता हूं मैं, पहले समझाता हूं आपको, ये जो मैंने नदियां जो आपको बनवाई हैं उनको समझाता हूं मैं, देखो आपको, ठीक है। अब आपको मैं एक डायग्राम बनवाता हूं, आपको उसको समझना है, ठीक है। और उसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों। वो उस चीज़ को मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा। देखो समझना है बहुत, पहले डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे दोस्तों डायग्राम, ठीक है। डायग्राम को साथ साथ में ही बनाएंगे मेरे। तो ये हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर से बनाता हूँ, ताकि क्या है कि जिस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कुछ इस तरीके से हम भारत का बनवा रहे हैं। ये दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से प्यारा भारत होता है, ठीक है। अब इसमें समझेंगे दोस्तों कि हम क्या है, कि हमें समझना क्या है। दोस्तों मैं जिस तरीके से एक लाइन बना रहा हूँ वो आपको समझना है, बस खाली मैं आपको उसको समझाने के लिए एक लाइन बना रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट क्यों है वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बस आराम से मेरे साथ साथ बस बनाते चलेंगे, ठीक है। अब विश्वास करें दोस्तों, मैं आपको ज्योग्राफी में ना आपको दूसरे को पढ़ाने लायक बना दूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक लाइन है, इस लाइन को दोस्तों क्या बोलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसको जल विभाजक रेखा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों जल विभाजक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? जल विभाजक रेखा। कैसे? जल विभाजक रेखा का मतलब दोस्तों क्या है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा कि जल विभाजक रेखा, ठीक है सर जी मैं जान गया ये जल विभाजक रेखा है, बट ये रेखा क्यों दोस्तों, इसको जल विभाजक रेखा क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। इस जल विभाजक रेखा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ,
अरब सागर में गिरती हैं। ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ठीक है। इसके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ये पश्चिम है इसका, इसके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं और इसके पूरब की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हमें समझाएं सर जी कैसे, आप बोल रहे हैं हम कैसे मान लें, तो हाँ समझेंगे आप लोग। मैंने कहा कि इसके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं, इसके पूरब की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि आप जब देखेंगे कि जो लूनी नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो अरावली के पश्चिम से निकलती हुई ऐसे करके हुए, एक तो वो भारत राजस्थान से निकलते और अंतःस्थल गायब हो जाती है, राजस्थान के थार वाले मरुस्थल में गायब हो जाती है। दूसरा, यहां पे दोस्तों क्या होता है, एक साबरमती रिवर है जो अहमदाबाद से निकलती है ऐसे करके और वो जाके अरब सागर में गिर जाती है। फिर यहीं पे दोस्तों माही नदी है, वो भी क्या है, इधर से आके गिर जाती है। और इधर से देखो देखेंगे तापी नदी निकलती है, सॉरी नर्मदा निकलती है जो बिंद के दक्षिण में इस तरीके से बहती हुई, वो अरब सागर में गिरती है। इसी के बाद दोस्तों क्या है कि जो सतपुड़ा पर्वत है ये बीच में इस तरीके से, और सतपुड़ा पर्वत के ऐसे यहां से तापी नदी निकलती है, वो भी जाके कहां गिर जाती है। और इसी की तापी की सहायक नदी है क्या बोलते हैं उसको, जुआरी नदी जो गोवा में है, वो भी दोस्तों क्या है, वो जाके यहीं पे गिर जाती है बंगाल, ये अरब सागर में, ठीक है। फिर और देखें सिंध पर्वत से निकलती हुई दोस्तों, सॉरी तिब्बत पर्वत से निकलती हुई सिंधु नदी ऐसे करती हुई ऐसे आती हुई दोस्तों क्या है, ये आके अरब सागर में गिर रही। तो आप देखें जितनी भी इधर से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने ये इधर की नदियां हैं, वो सब जाके कहाँ हैं, अरब सागर में गिर रही। तो ये इधर, फिर इधर आप देखें हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों उत्तराखंड से निकलने वाली नदी गंगा नदी ऐसे निकलती है दोस्तों इस तरीके से, और यहां से ऐसे हुई ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। ये भी देखो अरावली के पूरब की ओर है। फिर इधर देखेंगे दोस्तों आप, इधर देखेंगे, इधर आपको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक नदी है दामोदर नदी, वो इधर आके ऐसे गिरती है। फिर इधर आप देखेंगे महानदी यहां से निकलती है, गोदावरी इसी के तट से निकलती है, कावेरी कृष्णा यहां से निकलती है, कावेरी, वैगई, ब्राह्मणी, बहुत सारी नदियां जो आप देखेंगे बंगाल खाड़ी की ओर गिर रही, इसके इस जल विभाजक के इधर की ओर, और बाकी जल इधर अरब सागर में गिर रही। इसीलिए इस लाइन को दोस्तों जल विभाजक रेखा बोला जाता है। अब समझ में आ गया। और ये जल विभाजक रेखा दोस्तों हम बताएं कहां से कहां तक फैली है, तो ये बिंद के दक्षिण में दिल्ली के कटक से लेकर अरावली पर्वत होते हुए, अरावली पर्वत है ना, देखो समझे मेरी बात को, पहले मैं बोल रहा हूं जो उसको सुनेंगे, पहले मैं बोल रहा हूं कि जो ये जल विभाजक रेखा है ये आपको शिवालिक के दक्षिण में दिल्ली के कटक से प्रारंभ होती है होते हुए अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत होते हुए आगे बिंद तथा सतपुड़ा से होते हुए आगे पश्चिमी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यानी यहां दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली के कटक से, और कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है ना। और ये इस जल रेखा को जल विभाजक रेखा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह इसके पूरब की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं और पूरब की ओर बहने वाली नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। और अब मैंने देखो क्या लिखा है कि मैंने लिखा था, अब सोचेंगे, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कौन सा, अब भारत की नदियों का जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर। तो देखें इधर दोस्तों हमारे उत्तर में हिमालय है, और ये जो वाला भाग है, ये जो वाला भाग है, मैं जो ऐसे नीला मैंने बनाया, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और इसके इधर मैंने लिखा है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां दोस्तों क्या है, उनमें 3 नदी तंत्र पड़ते हैं। तो पहला मैंने सिंधु बना ही दिया, दूसरा मैंने गंगे बना दिया, तीसरा यहां से आपको एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो यहां आके इसमें मिल जाती है जमुना के नाम से गंगा में। और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका पद्मा नाम होता है, पद्मा और जमुना दोनों मिलकर मेघना नदी बन जाती है, और मेघना के नाम से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 नदी तंत्र आप ऊपर समझ गए हिमालय के। फिर मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली। तो देखें इसी जल विभाजक के आप जब पूरब की ओर जाएंगे तो आपको पूरब दिशा की ओर बहने वाली नदियां मिलेंगी, सॉरी हाँ, पूरब की दिशा की ओर बहने वाली नदियां मिलेंगी, जैसे महानदी,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, वेगई, मैंने लिखाया। और जब आप इसी जल विभाजक रेखा के प्रायद्वीप पठार में है ये, जब इसके आप पूरब में जाएंगे तो आपको प्रायद्वीप पठार की पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको प्रायद्वीप पठार की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां मिलेंगी। कौन कौन सी देखें? महानदी, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ठीक है। इसी तरीके से और छोटी छोटी नदियां हैं जो इस तट पर हैं। जब मैं लास्ट में क्लास कराऊंगा तो आपको लिखाऊंगा यहाँ पे, तो आप समझ गए। अब मैंने जो डायग्राम बनाया, अब मैंने जितना आपको पढ़ाया अभी तक का सारा खाका आपको क्लियर हो गया। मेरा यही प्रोसेस है, पहले आप लिखें, उसको समझें, पहले लिख लें ताकि आपके पास नोट्स हो जाएं दोबारा रिवीजन के टाइम पे। अब इसको मैंने समझा दिया। जल विभाजक रेखा वाला मैंने पॉइंट लिखाया नहीं आपको, बट मैंने आपको उसको समझा दिया। और इस डायग्राम को आप जरूर बनाएंगे, जल विभाजक वाला और ये जो मैंने बनाया है, ठीक है। इस चीज को आप आराम से बना के रखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों डिवीजन, हिमालय की नदियां कैसे हैं भारत में, किस तरीके से, ये सारी चीजें आज हमारी बात हो गई, ठीक है। और अब हम लोग कल दोस्तों, आज तो हम लोगों ने बेसिक चीजें जान ली, क्या कैसे सारी चीजें, डिवीजन भी देख लिया। कल हम शुरू करेंगे दोस्तों हिमालय की नदियों से। हिमालय की नदियों से शुरू करेंगे तो पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, एक क्रम में पढ़ेंगे, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बहने वाला एक क्रम देखेंगे, ठीक है। तो पहले सिंधु नदी देखेंगे, फिर गंगा नदी तंत्र देखेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे, तंत्र देखेंगे, फिर इसके बाद आएंगे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियां देखेंगे, ठीक है। तो कल से हमारा शुरू होगा। आज हमने एक आपको रिवर्स का बैकग्राउंड और रिवर का एक आधार प्रदान कर दिया है, और रिवर को कैसे पढ़ा जाता है इस चीज को मैंने आज दे दिया। कल से आपका आराम से हिमालय से लेकर कल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जो भी अभी आज नया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा ले। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया है कि जो मेरा नंबर मैंने दिया है 8840486309, इस पे दोस्तों आप मुझे मैसेज करिएगा और लिख दीजिएगा मैं आपकी वीडियो देखता हूं और मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। तो मैं दोस्तों आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो मैंने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो वहां पे क्या रहेगा, जैसे आपको कोई डाउट्स है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे वहां पे भेजेंगे तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। दूसरा काम दोस्तों, जैसे कि कोई टॉपिक खत्म होता है तो मैं उस पर दोस्तों क्या है, खुद के जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करूंगा। वो एमसीक्यू रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, ठीक है। मैं उसको आपको वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी टॉपिक्स हो गए हैं उनका मैं अब शुरू करूंगा कराना धीरे धीरे। अब आप लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी तो फिर मैं आपको कराता हूं, ठीक है। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, मैं दोस्तों ज्योग्राफी में आपको बता रहा हूं, आपका नंबर नहीं जाने दूंगा एक भी, ये गारंटी। और मैं आपको बता रहा हूं हर पेपर में दोस्तों रिवर से रिलेटेड कोई भी पेपर आप पढ़ते हैं, रिवर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, और आप मेरी क्लास कर लेंगे तो चाहे जितना भी डीप और चाहे कैसी भी ट्रिब्यूटरीज, कैसी भी सहायक नदियां पूछी जाए किसी की भी, आप आराम से कर पाएंगे, ये मैं आपको दावा करता हूं, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहें, रेगुलर देखते रहें वीडियो को, आपको सारी चीज़ें, कंटेंट सब मिल जाएगा, और नोट्स तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र ना रहेंगे कैसे पीडीएफ, और मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता, ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि पीपीटी पढ़ाना ना मुझे पीपीटी से पढ़ाने वाले टीचर अच्छे लगते हैं ना, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी मुझे समझ में नहीं आते, ठीक है। कि पीपीटी में ऐसा होता क्या है कि जो पीपीटी के ही दीवाने होते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि मेरा पैटर्न किस तरीके से पढ़ाने का और मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, और हाँ, शेयर करना ना भूले वीडियो को, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।